Hello friends, welcome to Agrikoshala. Myself Dinesh. As you know, we have started the macroeconomic series in which last video is about ISLM curve. अगर आपने दोस्तों नहीं देखी है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मिल जाएगा। दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू कवर द न्यू कंसेप्ट दैट इज द क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्लासिकल मॉडल। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल, इसका कुछ प्रोपोनेंट होगा, कोई फादर या मदर रहा होगा दोस्तों। जो फादर ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द एडम स्मिथ। ध्यान रखें दोस्तों, मीन्स एडम स्मिथ इज द प्रोपोनेंट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। तो इसके बाद प्रोपोनेंट के बाद इसके दोस्तों कुछ फादर, इनके कुछ फॉलोअर्स भी होंगे। तो फॉलोअर्स में दोस्तों अगर बोला जाए तो उनको बोलेंगे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलने में क्या 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 आएंगे दोस्तों, किस किस का नाम आएगा। मानिए तो JB से JS मिल, माल्थस, रिकार्डो, ठीक है दोस्तों, फिशर, ये सब दोस्तों आपको किस में आएंगे, हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके कुछ अजम्पशंस भी होंगे, कुछ डिटेल्स भी होंगे, वो हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ में कुछ अजम्पशंस भी हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने अगर बेसिक अजम्पशन की तरफ चले तो इन्होंने बोला था शॉर्ट रन होता है। फिर होता है दोस्तों मनी इज़ न्यूट्रल। मनी इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। और दोस्तों जो आपका जो मनी पर्पज़ है वो है ट्रांजैक्शन पर्पज़ है, मतलब जो आपका मनी है वो ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ होगा एंड मनी इज़ न्यूट्रल। उसके बाद जो इनके जो बेसिक और जो कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशन वो दोस्तों ये हैं कि आपको जो आपकी इकोनॉमी है ना दोस्तों, वो आपकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वर्क करेगी। ठीक है, जो वेजेस एंड प्राइस आर फ्लेक्सिबल, मीन्स ये प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो होगी मार्केट में। किसने दिया कंसेप्ट, ये पिगोव ने दिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों नो रोल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स लेसेस फेयर पॉलिसी। अगर जो भी होगा वो मार्केट कंडीशंस, मार्केट फोर्सेस अपने आप हैंडल करेंगे डिसइक्विलिब्रियम को, और इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाएगी जो आपकी जो इकोनॉमी होगी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों टू कॉर्नर स्टोन्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है या क्लासिकल थ्योरीज के जो टू कॉर्नर स्टोन्स है, टू बेसिक लॉ हैं, वो हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट बोलता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो इससे क्या होगा कि जो कोई ओवर प्रोडक्शन या अनएम्प्लॉयमेंट ये कभी जो भी आपकी इकोनॉमी में वो होगा ही नहीं। जो इकोनॉमी है आपकी वो ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वर्क करेगी। अगर कभी हुआ, अगर ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो जो आपकी डिमांड और मार्केट फोर्सेस है ना, सप्लाई फोर्सेस हैं, वो उसको लेवल को एडजस्ट करके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ ले आएंगी। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि सप्लाई किट्स इट्स ऑन डिमांड, नो ओवर प्रोडक्शन। तो कैसे नहीं है, मान के चलिए एक है फर्म, एक है हाउस होल्ड। अगर फर्म इधर, अगर दोस्तों हाउस होल्ड क्या देगा, इसको लेबर वगैरह देगा या जो भी होगा फैक्टर प्रोडक्शन होगा वो देगा। फर्म क्या देगी, इसको इनकम देगी, जो भी अब काम करेगा। तो दोस्तों इन्होंने बोला कि जो फर्म है ना, जो प्रोड्यूस कर रही है, उस ड्यूरिंग प्रोडक्शन इतनी इनकम वो इनकम वो लेबर के थ्रू हाउस होल्ड में पहुंच जाएगी कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है ना, वो जो इनकम यहाँ पे हाउस होल्ड या लेबर को मिल रही है, वो दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को ओवरटेक कर सकते हैं। जितना प्रोडक्शन वो क्रिएट कर रही है उतना ही इनकम इंक्रीज हो रहा है, उतना ही हमारा कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, उतना ही हम प्रोड्यूस जो है वो हम अपटेक कर रहे हैं, उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था सेज लॉ मार्केट। लेकिन अगर दोस्तों मैं बोलूँ कि अगर सेविंग अगर इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा। ये तो हमारा कंसेप्ट है, कोई भी इकोनॉमिक सिंपल बोलेगा। बट जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर सेविंग इंक्रीज होगा ना, वो किस में जाएगा, बोरोइंग में जाएगा। मतलब आप लोन देना स्टार्ट करोगे, लोन इंक्रीज हो गए तो उससे इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज होगी। तो इन्वेस्टमेंट से आपकी सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर इसका इनकम इंक्रीज या कंजप्शन इंक्रीज। सो मान के चलिए कंजप्शन भी इंक्रीज हो गया, उससे क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर जो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत जो भी अगर जो या सेविंग इंक्रीज करने से अगर आपकी जो डिमांड में डिक्रीज हुआ था ना दोस्तों, ठीक है, वो यहाँ पे
आवर कम हो गया कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो इससे क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे और आपका जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो जाएगा। ये था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बिलीव। तो उन्हें उसी हिसाब से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में इक्विलिब्रियम में दिए, जैसे कि मनी मार्केट, लेबर मार्केट एंड ऑल। ठीक है, तो लेबर मार्केट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के लिए, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि एफ वाई मीन्स आपको जो प्रोडक्शन फंक्शन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, वो क्या बोलते हैं, वाई इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड द लेबर। और जो कैपिटल है ना दोस्तों, इन्होंने बोला कि शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में नियरली कांस्टेंट होगा, तो जो भी होगा वो लेबर के ऊपर या नीचे जो भी चेंज होगा उस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज या अप या डाउन होगा। ठीक है, तो मतलब कि इन्होंने बोला कि लेबर से होगा, तो लेबर मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिकल इकोनॉमी। तो लेबर मार्केट में एम्प्लॉयमेंट और जो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पे होगा, वेयर सप्लाई एंड डिमांड कर्व इज गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये कैसे मेंटेन होगा, ये मेंटेन होगा दोस्तों प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी से। ठीक है, अब ये बोलोगे आप कैसे प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी काम करेगी, ये करेगी वो करेगी, तो ये दोस्तों ये जो आपका लेबर जो आपका इक्विलिब्रियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इंट्रोड्यूस मतलब दोनों कंबाइन करके आने वाली स्लाइड्स में आपको कराऊंगा। अभी इतना ही ध्यान रखिए कि कहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम लेवल है वेयर सेविंग एंड डिमांड दोनों इक्वल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गुड्स मार्केट में दोस्तों बोलते हैं कि इनकम इन्वेस्टमेंट होती है वो सेविंग के बराबर होनी चाहिए, तब आपका इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। तो आपने देखा कि लास्ट स्लाइड में देखा जो IS कर्व है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कौन बोलते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोले, ये बोले कि आपका जो IS जो इन्वेस्टमेंट है जो सेविंग है वो इस हिसाब से एडजस्ट होगा, किसी हिसाब से एडजस्ट होगा, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एडजस्ट होगा, नॉट लेवल ऑफ इनकम, कुछ नहीं, ओनली द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बोले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोले थे। ठीक है, वो कैसे एडजस्ट होगा, मान के चलिए आप सेविंग कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, तो सेविंग आपने इंक्रीज कर दिया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, उससे क्या हो गया दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउनवर्ड शिफ्ट होने से अब क्या करोगे, अब बोलोगे अब हम बैंक में क्यों डालें, अब क्या करेंगे, हम बैंक में नहीं डालेंगे, उससे क्या होगा, बैंक में नहीं डाल रहे, अब उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो जो आपकी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट चली गई और सेविंग जो होगा वो जो पिछला वाला लेवल था, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो इक्विलिब्रियम था वो वहाँ पे फिर से मेंटेन हो जाएगा। किसके हिसाब से मेंटेन हुआ, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सेविंग और इन्वेस्टमेंट से क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो गया। ठीक है, कहाँ पे, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे एक कंसेप्ट पता लगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि मनी मार्केट में, तो मनी मार्केट को समझने के लिए हमको दोस्तों चाहिए कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समझना पड़ेगा। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने दिया दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया फ्रेडमैन ने। ठीक है, फ्रेडमैन हैज़ गिवन मनी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम और द मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उन्होंने क्या बोला कि जो MV होगा, मतलब कि जो का मनी होगा और जो वेलोसिटी और मनी जिस हिसाब से सर्कुलेशन में आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो प्राइस लेवल एंड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कितना कर रहे हो आप, कैसे होगा वो मान के चलिए कि आप, इन्होंने बोला है कि MV = PT हो गया, ये बोल दिया, किसने बोला, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ने बोल दिया। तो आउट ऑफ इट हमारे पास क्या आया कि जो प्राइस लेवल है ना वो मनी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता, और जो मनी सप्लाई है वो प्राइस लेवल को ही इफेक्ट कर रही है, किसी दूसरी एम्प्लॉयमेंट आउटपुट या इनकम को नहीं इफेक्ट कर रही। वो कैसी नहीं कर रही, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने माना था कि जो मनी है ना दोस्तों वो न्यूट्रल है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताऊंगा मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट में जो न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल मतलब क्या है, अगर जब मनी आपके पास बढ़ेगी, मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें मनी इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, आपकी वेजेस में भी इफेक्ट पड़ेगा और प्राइस लेवल भी इफेक्टेड होगा। तो जो मनी इंक्रीज होने से क्या होगा, जो आपके वेजेस एंड जो प्राइस लेवल है ना वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होंगे। जितना वेजेस में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा उसी हिसाब से प्राइस लेवल में भी इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर रियल वेज रेट क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगी। तो कोई डिमांड, कोई सप्लाई, कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई तो जो लेबर की होती है वो किसका फंक्शन होती है, मतलब किसके ऊपर से इफेक्ट होते हैं, रियल वेज रेट से अफेक्टेड होती है। तो इससे क्या हो गया, ना तो आपका जो इनकम है वो इफेक्ट हुआ, ना आपका एम्प्लॉयमेंट है वो इफेक्ट हुआ, ना ही आपका आउटपुट इफेक्ट हुआ। तो इस कारण आपका जो ओनली प्राइस लेवल ही इफेक्ट होगा। और यहाँ से भी अब आपको कैसे निकाल सकते हैं कि शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में कितना ही मूव करेगा, कितना ही सर्कुलेट होगा, कोई एक सर्टेन लेवल तक जाके ये भी
कांस्टेंट हो जाएगा, नियरली कांस्टेंट होगा। और जो ट्रांजैक्शन है वो भी शॉर्ट रन है, वो भी शॉर्ट रन में कितना ही कांस्टेंट या कितना ही कर सकते हो आप, 2 दिन में आप कितने ट्रांसैक्ट कर पाओगे, क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक होगा। तो ये भी नियरली कांस्टेंट हो गया। अब ये नियरली कांस्टेंट हो गया तो बचे क्या, एम एंड पी। तो P is the price level, M is the money supply, तो P become function of money supply, मीन्स मनी मार्केट में अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो उससे आप सिर्फ प्राइस लेवल ही अफेक्ट कर पा रहे हो। उसमें कर्व कैसे इन्होंने कैसे किया कि जो आउटपुट का कर्व है वो हॉरिजॉन्टल रख दिया, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से आपके आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मनी इज न्यूट्रल। तो अगर मनी सप्लाई इफेक्ट हुआ, मनी M to M1 गया, तो सिर्फ आपका जो P to P1 आपका प्राइस लेवल ही एडजस्ट हुआ, आपका प्राइस लेवल ही इंक्रीज हुआ। तो इसलिए बोलते हैं कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड सेज लॉ ऑफ मार्केट, 2 कॉर्नर स्टोन्स और 2 बेसिक लॉ ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ओके, अब बात है दोस्तों वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। मैंने बोला था कि आपको किस हिसाब से बताना है, ये लेबर मार्केट में जो इक्विलिब्रियम होता है, जो लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम काम भी होगा जहाँ सेविंग एंड डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो उस हिसाब से एडजस्ट करके आपको बताएंगे कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लेबर मार्केट में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है। तो मान के चलिए कि मैंने बोला ये हो गया, ठीक है, डिमांड हो गया और ये हो गया, ये सब हो गया। तो पहली बात तो डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर किसका फंक्शन होगा, रियल वेज रेट का। तो रियल वेज रेट कैसे फंक्शन हो गया, आप परफेक्ट मार्केट में काम कर रहे हो आप, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के एक और अजम्पशन है कि आप परफेक्ट मार्केट में काम करते हो। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका जो प्राइस है वो मार्जिन रिवेन्यू के बराबर होगा और मार्जिन कॉस्ट के बराबर होगा। तो मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेबर, अगर हम लेबर मार्केट की बात करें तो मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगा कि आप कितना वेज दे रहे हो, वेज पर यूनिट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट वो कितना प्रोड्यूस कर रही है। तो वेज पर यूनिट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द लेबर इज व्हाट, MCL मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। अब हम दोस्तों इक्वेट करेंगे P को MCL से, MCL की वैल्यू क्या थी, मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेबर की वैल्यू क्या थी, वेज रेट डिवाइड बाय मार्जिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द लेबर। तो P इक्वल्स टू W/MPL आ गया। तो यहाँ से हमने क्या एक और कंसेप्ट निकाल लिया कि जो MPL है वो W/P है, मीन्स वेज रेट डिवाइड बाय द प्राइस लेवल। तो वेज रेट को हमने प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम रियल वेज रेट, ठीक है, रियल वेजेस बोलेंगे। तो MPL मीन्स मार्जिन जो प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो रियल वेज रेट का वो हो गया, फंक्शन हो गया। तो हो गया, तो जो MPL दोस्तों क्या है कि मार्जिन प्रोडक्ट है, जितना वो प्रोड्यूस करेंगी उतना ही हम जो फर्म होगा वो जितना ज़्यादा अच्छा मार्जिनल प्रोडक्ट होगा किसी लेबर का, यानी प्रोडक्टिविटी होगी लेबर की, उतना ही हम डिमांड करेंगे, जो फर्म होगा उतनी डिमांड करेंगे। तो डिमांड कर्व क्या हो गया, MPL कर्व के सिमिलर हो गया। और डिमांड कर्व किससे इफेक्ट होगा, रियल वेज रेट से इफेक्ट होगा। ठीक है भाई, डिमांड कर्व हो गया, डिमांड हो गया, जो लेबर की रियल वेज रेट से इफेक्ट होगी। DN लिख लीजिए, DL लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। और सिमिलरली क्या होगा, सप्लाई होगी जो लेबर की, वो भी रियल वेज रेट से कैसे इफेक्ट होगा दोस्तों। जो डिमांड है विद रिस्पेक्ट टू, मान के चलिए आप फर्म हो तो आप बोलोगे कि इतना बहुत यार ना बहुत पेमेंट है लेबर की, हम क्या करते हैं लेबर रिड्यूस कर देते हैं, कैपिटल हमारा सेव हो जाएगा। तो डिमांड कर्व होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और सप्लाई कर्व होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि अगर मैं एज ए लेबर अगर मैं काम करना चाहूँ तो क्या बोलूँगा कि मेरी वेजेस मेरी बहुत हाई होनी चाहिए, जब भी रियल वेज हो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो अगर ये बढ़ेगी तो मैं अपनी सप्लाई और मैं अपनी लेबर भी बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ से रिलेशन आपको पता लग गया, ठीक है, पता लग गया। अब बोलते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। मान के चलिए कि आपकी ना जो रियल वेजेस रेट है वो डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होने से क्या होगा दोस्तों, आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, बट सप्लाई आपकी कम हो गई। बट अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हो गया, रियल वेज रेट डिक्रीज होगी, तो उससे क्या हो गया, अब क्या हो गया कि अब उनके पास मान के चलिए जो मार्केट में उनके जो वेजेस रेट में जो पैसा जा रहा था, ठीक है, वो आपके पास बच गया। किसके पास बच गया, प्रोड्यूसर के पास। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वेज रेट में जो पैसा जा रहा था उसको क्या करेगा, वो सरप्लस हो गया, तो उसको कहाँ पे इक्वलाइज करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है भाई अब मैं कम पैसे में प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं अपना जो प्राइस है ना वो भी रिड्यूस कर दूंगा। प्राइस रिड्यूस होने से क्या हो गया दोस्तों, जो सेल्स होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि जो एग्रीगेट जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज जो सेल्स होगा, अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई। अब बोलेगा, अब यार अब प्रोड्यूसर सोचेगा कि ठीक है अब तो यार ना कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई है, अब क्या करूँगा भाई, अगर ना मैं और लेबर को लगाऊंगा ताकि मैं और प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकूँ। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा किसके लिए,
एग्रीगेट डिमांड को इक्वलाइज करने के लिए, मतलब कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड की इक्वलाइज कब होगी, जब वो लेबर को एम्प्लॉय करेगा। तो लेबर को जो एम्प्लॉय करेगा, जो मान के चलिए जो कम वेज रेट होने से जो लेबर थी मार्केट में गलत सिचुएशन में थी, अब वही एम्प्लॉयमेंट को पालेगी, एम्प्लॉयमेंट पालेगी, तो जो लेवल ऑफ जो सप्लाई होगा, जो सप्लाई ऑफ लेबर होगी वो भी एक सर्टेन लेवल पर आ जाएगी जो बैकवर्ड था, और जो आप डिमांड ऑफ जो लेबर होगी वो भी एक सर्टेन लेवल पे आ जाएगी लेबर की। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होगी। एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा दोस्तों, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए आप क्या करने पड़ेगा, हमको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेबर। तो एम्प्लॉयमेंट करने के उनको क्या करना पड़ेगा, वेज रेट थोड़ा हाई करना पड़ेगा। तो वेज रेट्स अगेन सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे आ गया, और सेव आपका जो सप्लाई और डिमांड कर्व है वो एक दूसरे के साथ फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ गया। यही तो बोला है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, भाई आप कुछ मत कीजिए, मार्केट फोर्सेस अपने आप हैंडल कर लेंगे। ये था वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड मार्केट लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। और दोस्तों बोला था मैंने आपकी डिमांड और एमपीएन मींस डिमांड और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे को सिमिलर होता है। यानी कि जो एमपीएन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ये बता चुका हूं। और जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है ये कंसेप्ट किसने दिया, पिगो ने दिया। उन्होंने क्या बोला, भी जितने भी आप नंबर ऑफ जो आप वर्कर एम्प्लॉय कर रहे हो ना, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा कि आप जितना फ्रैक्शन जो एक लेबर अपने वेजेस से अर्न कर रहा है इनकम में, मल्टीप्लाई कर दीजिए नेशनल इनकम के साथ, डिवाइड कर दीजिए मनी वेज रेट के साथ, तो आपके पास जो नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड है ना वो आ जाएंगे। ठीक है भाई, हमारे पास भी आ गए। तो दोस्तों मैंने आपके पास अब बता चुका हूँ। यहाँ से आपको क्या पता लगा, डिमांड जो एमपीएन है वो डिमांड कर्व शो करेगा, तो डिमांड कर्व शो करेगा तो एमपीएन इज आल्सो जो आपका मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर है आल्सो फंक्शन ऑफ वेज रेट, रियल वेज रेट। ये भी पता लग गया, सब पता लग गया, लेबर मार्केट का पता लग गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ। तो इसके बाद उन्होंने दोस्तों क्या बोला कि कीनीज जो एक क्रिटिसाइज किया, किस क्रिटिसाइज किया कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है। समटाइम जो अंडर लेवल ऑफ जो न्यू लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है ना वो पॉइंट सेटअप हो, उस पर भी इकोनॉमी काम कर सकती है। उन्हें बोला सेज ला नहीं माने, वो बोले कि जो डिमांड होती है वो क्रिएट करती है सप्लाई, ना कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। सप्लाई से डिमांड क्रिएट नहीं होगी बल्कि डिमांड से सप्लाई क्रिएट होगी। कैसे होगी कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ, उससे क्या होगा, फर्म को प्रोड्यूस करना पड़ेगा मोर, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट जो अगर फर्म प्रोड्यूस करेगी तो उससे क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज हो गया। तो सेल्स लॉ को उन्होंने नकार दिया। सेल्फ एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें बोला कि जो रिच पीपल्स हैं वो पूरी अपनी अर्निंग या जो भी होगा वो उसमें नहीं डालेंगे, कंजप्शन करेंगे, और जो पुअर हैं उनके पास तो ऑलरेडी इतना कम होगा कि कंज्यूमर गुड्स को आप ले नहीं सकेंगे। तो देयर इज लैक ऑफ एडजस्टमेंट मीन्स या तो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगा या एग्रीगेट सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो सकता है। ये नॉर्मल इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर आता है इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंज। जो क्लासिकल इकोनॉमी से उन्होंने क्या बोला कि ओनली इंटरेस्ट रेट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग है वो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। बट गिनीज ने क्या बोला, जो इनकम चेंज है ना वो सेविंग को भी इफेक्ट करेगा, और जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ना वो इन्वेस्टमेंट को भी आपकी इफेक्ट कर सकता है। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, क्लासिकल ने क्या बोला कि पूरा ट्रांसैक्शन पे जाएगा। गिनीज ने क्या बोला कि भाई स्पेकुलेटिव हो सकता है, आपका कंटिजेंसी के लिए हो सकता है, आपका ट्रांसैक्शन मोटिव के लिए हो सकता है। ठीक है भाई, और इन्होंने लिक्विडिटी ट्रैप का भी एक कंसेप्ट दिया। फिर रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बोलते हैं कि जो मनी सप्लाई है ओनली प्राइस लेवल को इफेक्ट करती है। बट इन्होंने क्या बोला, किनीज ने क्या बोला कि जो आपकी मनी सप्लाई है ना वो आपकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को भी अफेक्ट करती है, ना कि ओनली प्राइस लेवल। एंड मनी इज नॉट न्यूट्रल। मनी न्यूट्रल मतलब कि जो आपका मनी आपका जो इफेक्ट डालेगी ना वो वेजेस और प्राइस लेवल में प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, उस या तो वेजेस में हाई होगा या प्राइस लेवल में हाई होगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ द मॉनेटरी एंड रियल सेक्टर। क्लासिकल डायकोटोमी क्या बोलती है कि क्लासिकल डायकोटोमी बोलती है दोस्तों कि जो रियल सेक्टर है वो मॉनेटरी सेक्टर से अलग है। यानी कि जो आपका गुड सेक्टर है ना आपका वो मॉनेटरी सेक्टर से कोई इनका आपस में लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया।
ठीक है। इंटीग्रेट सॉरी यहाँ कहाँ पे है इसका, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया मॉनेटरी और रियल सेक्टर को, ठीक है। और वेजेस कट को इन्होंने बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वेजेस कट वगैरह ऐसा नहीं होगा कि सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। इवन तो ट्रेड यूनियन प्रेजेंट है ना दोस्तों, ये ट्रेड यूनियन क्या करेंगे, अगर सप्लाई भी ज़्यादा होगी ना तो ये क्या करेंगे, नहीं हम वो प्रेशर डालेंगे एम्प्लॉयर्स पे कि हम काम नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, या तो वेजेस सेम लेवल पे रहेंगी या वेजेस इंक्रीज भी हो सकती है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि सप्लाई ज़्यादा होगी वेज रेट कम चल जाएगा, या जब डिमांड ज़्यादा होगी वेज रेट कम हो चला जाएगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऐसा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टेट इंटरवेंशन मतलब कि लेसेस फेयर पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नेसेसरी है, या तो वो मिनिमम वेज ला लगा दो आप, ठीक है। ऐसा कुछ कीजिए कि वो आपका या तो एक्सप्लोटेशन नहीं होगा या फिर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। एंड नो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप, इन्होंने बोला कि मनी आपका जो मनी वेजेस है और रियल वेजेस है इसमें कोई डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो दोस्तों ये इसकी क्रिटिसिज्म भी है और कीनीज के प्रोडक्शन फंक्शन की जॉब, कीनीज की जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। मेरा दोस्तों रिवीजन टाइम, तो कंसेप्ट ऑफ लेजेस फेयर मतलब कि कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, तो किसने दिया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। तो क्लासिकल ने ये बोल दिया कि लेजेस फेयर इकोनॉमी होती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ने क्या बोला, क्या बोला सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड किसने बोला, सेज लॉ ऑफ मार्केट मतलब कि जेबी से, ठीक है। जेएम कीनीज ने क्या बोला था, जेएम कीनीज ने क्या बोला दोस्तों, जेएम कीनीज ने बोला था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ठीक है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड किसने बोला, जेबी से ने। विच इज फॉलोइंग इज द नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, लॉन्ग रन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेसेस फेयर फ्लेक्सिबल वेज रेट। दोस्तों लेसेस फेयर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइस, ये सब किसकी, क्लासिकल थ्योरी की अजम्पशन थी। लॉन्ग रन इज द नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, तो इसका क्या अजम्पशन है, शॉर्ट रन। तो लॉन्ग रन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। उसके बाद तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी किसने दिया, पिगोव ने दिया भाई। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या चेंज करेगा, ओनली प्राइस लेवल चेंज करेगा बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द बिकॉज मनी इज न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों, मनी इज न्यूट्रल, दैट्स वाई प्राइस लेवल इज ओनली अफेक्टेड बाय द मनी सप्लाई और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।